कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर के कौन कौन से ज़रूरी भाग होते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली की मदद से चलाया जा सकता है। कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आप लोग जानना चाहेंगे डेटा क्या होता है। सूचना, आंकड़ों या तथ्यों को डेटा बोला जाता है। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। 100 क्या समझ आया? ये 100 है क्या? 100 एक रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट और फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं। 100 कंप्यूटर्स। अब देखिए, मैंने 100 के साथ कंप्यूटर लिख दिया है तो क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई कि यहाँ 100 कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखा है। 100 के बारे में हमें कुछ मीनिंग मिल रही है, मतलब डेटा कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। डेटा की मदद से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। कंप्यूटर यूजर के लिए डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब कंप्यूटर शब्द का मतलब जानते हैं। कंप्यूटर की जो स्पेलिंग होती है उसका अपना एक मतलब होता है। C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड, T से ट्रेड, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। अब इसी मीनिंग को हम हिंदी में जानें तो सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान कार्यों में। यहाँ एक चीज़ क्लियर होती है कि आज तक किसी ने कंप्यूटर के वर्ड्स की कोई मीनिंग क्लियर नहीं की है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी मीनिंग बना सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि आप जो भी मीनिंग बना रहे हैं उसमें कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम सभी आजकल करते हैं, जिसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सिद्धांत के बारे में। हम सभी के काम करने के कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के काम करने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आपने जो क्वेश्चन सुना वो कान की मदद से आपके माइंड में इनपुट हुआ, फिर आपके दिमाग ने क्वेश्चन समझा, आपने सोचा समझा और जवाब रेडी किया और आपके मुंह से आउटपुट आया, मेरा नाम ज्ञान वर्ल्ड है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। यूजर यानी हमारे द्वारा दिए गए रॉ डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में शो कर देता है। और आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर अपने स्टोरेज में यूजर का डेटा स्टोर भी करता है, जिससे कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद फिर से उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सके। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर यूजर से डेटा कैसे ले सकता है। डेटा लेने के लिए कंप्यूटर में इनपुट उपकरण का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में सबसे पहला इनपुट उपकरण कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड की का मतलब होता है चाबी। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड बहुत आवश्यक चाबी है। कीबोर्ड में अलग अलग तरह के बटन्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहला फंक्शन कीज, जिसमें F1 से F12 तक की कीज होती हैं। फिर अल्फाबेट कीज, जिसमें A से Z तक। फिर नंबर कीज 0 से 9, मॉडिफायर कीज, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट एक्सेट्रा। फिर टॉगल कीज, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक एक्सेट्रा। दूसरा जरूरी इनपुट उपकरण माउस होता है। माउस एक तरह का पॉइंटिंग उपकरण है। मार्केट में 3 तरह के माउस मिलते हैं: ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस। ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इन माउस के नीचे लाइट जलती है जो सेंसर का काम करती है, जिसकी वजह से हम माउस के कर्सर को पॉइंट करते हैं। दूसरा वायरलेस माउस, जिस माउस में वायर यानी तार का इस्तेमाल नहीं होता उन्हें वायरलेस माउस बोला जाता है। तीसरा ट्रैक बॉल माउस। इन माउस का इस्तेमाल अब नहीं होता क्योंकि इन माउस में कर्सर का सेंसर नहीं बल्कि माउस के नीचे एक गोल या कंचे जैसी बॉल होती थी जिससे कर्सर को पॉइंट किया जाता था। ट्रैक बॉल माउस का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता क्योंकि मार्केट में अब सेंसर वाले माउस की डिमांड ज़्यादा होती है और ऑप्टिकल माउस ट्रैक बॉल माउस के मुकाबले काफ़ी अच्छे होते हैं। माउस में 3 तरीके के बटन्स होते हैं: लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए किया जाता है। आप जिस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं उस प्रोग्राम पर अपना माउस कर्सर ले जाएं और डबल क्लिक करें। लेफ्ट बटन का एक और काम होता है, माउस का लेफ्ट बटन किसी फाइल या प्रोग्राम को ड्रैग या ड्रॉप करने के काम लाया जाता है।
आप जिस फाइल या प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं उस पर लेफ्ट क्लिक दबाकर रखें और किसी और जगह ले जाकर क्लिक छोड़ दें, जिसे हम ड्रैग या ड्रॉप नाम से जानते हैं। किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए लेफ्ट बटन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइट बटन का इस्तेमाल किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज जानने के लिए किया जाता है। राइट बटन का इस्तेमाल सिंगल क्लिक करके किया जाता है, उसके बाद हम उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट और राइट बटन के अलावा बीच में तीसरा स्क्रॉल बटन होता है, जिसका इस्तेमाल पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। अगला इनपुट उपकरण जॉयस्टिक है, जो आमतौर पर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन में भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इन इनपुट उपकरण में स्कैनर, मेमोरी, कार्ड रीडर, डेबिट, क्रेडिट कार्ड रीडर्स, ये सभी इनपुट उपकरण में सम्मिलित हैं। ऐसे ही बार कोड रीडर, जैसा कि आप सभी ने मॉल, शॉप्स में देखा होगा, प्रोडक्ट की MRP और उससे जुड़े ऑफर जानने के लिए शॉप ओनर प्रोडक्ट को एक मशीन से स्कैन करता है, उसे बार कोड रीडर बोला जाता है। अगले इनपुट उपकरण में MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन आते हैं। ये मशीन आमतौर पर बैंक में इस्तेमाल की जाती है। सभी बैंक के चेक में एक स्पेशल नंबर होता है, जिसे रीड करने के लिए MICR उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उस स्पेशल नंबर को हम डिजिटल फॉर्म में जान सकें। इनपुट उपकरण के बाद अब हम जानते हैं प्रोसेसिंग उपकरण कौन से होते हैं और इनसे क्या काम किया जा सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का योगदान कंप्यूटर में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि CPU की मदद से ही हम अपने सभी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिमाग होता है, जिसकी वजह से हम सभी काम आसानी से कर सकते हैं, वैसे ही CPU कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। CPU को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि बाहर वाले डिब्बे को CPU बोलते हैं। इसको सिस्टम कैबिनेट या कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट के अंदर एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, जिसे CPU बोलते हैं। कैबिनेट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। एक पावर सप्लाई होती है जिसे SMP बोला जाता है। स्विच मोड पावर सप्लाई ये AC करंट को DC करंट में पास करता है, जिसकी मदद कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करने के लिए किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि इसका नाम है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए CPU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डिपार्टमेंट काम करता है। लॉजिकल काम जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड ऑपरेशंस पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है। कंट्रोल यूनिट मदरबोर्ड से जुड़े रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, कीबोर्ड से लिखने का काम, माउस से क्लिक करने का काम, सारे के सारे रिसोर्स मैनेजमेंट के काम को करने या ये सभी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब देखने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। CPU के दो भाग होते हैं, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। इन दोनों से मिलकर CPU बना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज या मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। पहली प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक रैम, एक रोम, जिनके नाम आपने सुने होंगे। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मीनिंग होता है कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में आने वाले रैम की। रैम की मदद से आप स्टोर डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, मतलब स्टोर डेटा को हम पढ़ भी सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर काम करते करते लाइट चली जाए तो रैम में स्टोर डेटा रिमूव हो जाता है। रैम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि रैम एक वर्सेटाइल मेमोरी है, यानी रैम एक चेंजेबल मेमोरी है। रैम अगर ख़राब हो जाए तो हम इसे चेंज कर सकते हैं और रैम के कंटेंट चेंज होते रहते हैं। दूसरी प्राइमरी मेमोरी रोम होती है, जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। जो आपने इस मेमोरी में डाल दिया वो परमानेंट फिक्स हो जाता है। रैम में हम स्टोर डेटा को रीड राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन रोम में हम स्टोर डेटा को रीड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर काम करते करते लाइट चली जाए तो स्टोर डेटा रिमूव नहीं होता, डिलीट नहीं होता, सेव रहता है। रोम नॉन वर्सेटाइल मेमोरी में आता है। अगर रोम खराब हो जाए तो हम रोम को बदल नहीं सकते, रोम के कंटेंट चेंज नहीं होते। अब जानते हैं स्टोरेज उपकरण के बारे में।
अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी को जाना, जिसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में। जैसे हम सभी के घर में स्टोर रूम होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी डेटा को सेव करने के लिए स्टोर रूम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। आप सभी ने सुना होगा कंप्यूटर्स में अलग अलग ड्राइव्स बनी होती हैं, जिसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस प्रकार की जितनी भी ड्राइव्स होती हैं कंप्यूटर में, वे सभी हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक गोल सी डिस्क होती है, जिसके ऊपर एक हेड भी लगा होता है, जो यूजर के डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। हार्ड डिस्क की स्पीड को RPM यानी रोटेशन पर मिनट की फॉर्म में इसकी स्पीड को नापा जाता है, और ये डिस्क काफी तेजी से घूमती है और हेड उसके ऊपर जाकर यूजर के डेटा को रीड और राइट करने का काम करती है। एक बार और सिंपल बोलूं तो CPU को एक तरीके का दुकानदार समझिए, रैम उसके लिए शोरूम का काम करती है और हार्ड डिस्क गोदाम की तरह काम करती है। हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता है वो CPU की मदद से रैम में आपको दिखाई देता है। आगे जानते हैं दूसरे स्टोरेज उपकरण DVD और CD के बारे में, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। DVD की स्टोरेज अधिकतर 4.7 GB तक उपलब्ध होती है और CD की स्टोरेज 650 से 700 MB तक की होती है। चाहे DVD हो या CD, दोनों दो तरह की मार्केट में आती हैं। DVD RW, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड एंड राइट। CDR मतलब अगर एक बार आपने CD में कुछ डेटा डाल दिया तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, और CDRW जिसमें आप बार बार डेटा को डिलीट करके नया डेटा डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में ब्लू रे डिस्क भी उपलब्ध है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 50 GB से 500 GB तक होती है। अब जानते हैं आउटपुट उपकरण के बारे में। सबसे पहला जरूरी आउटपुट उपकरण मॉनिटर होता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें CRT, कैथोड रे ट्यूब, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा स्क्रीन होते हैं। इस तरह के बहुत सारे मॉनिटर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। अगले आउटपुट उपकरण प्रिंटर के बारे में जानते हैं। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स से मिलने वाले आउटपुट को हम हार्ड कॉपी के नाम से भी जानते हैं, और कंप्यूटर में दिखने वाला टेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना जाता है। सभी प्रिंटर्स में मेजरमेंट की यूनिट को नापने के लिए DPI का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डॉट पर इंच के नाम से जाना जाता है। प्रिंटर्स की स्पीड को नापने के लिए PPM यानी पेज पर मिनट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आउटपुट उपकरण में हेडफोन्स, स्पीकर्स और प्लॉटर शामिल हैं। प्लॉटर का इस्तेमाल बड़े बड़े बैनर, फ्लायर्स, पोस्टर का प्रिंट निकलवाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर के कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो मल्टी फंक्शन एक साथ करते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही उपकरण या मशीन से किया जा सकता है। जैसे फैक्स मशीन, जिसमें स्कैनिंग, प्रिंटिंग, फैक्स सभी काम एक साथ एक ही उपकरण में किया जा सकता है। ऐसे उपकरण को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। आखिर में बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा के बारे में। कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी भाषा कहते हैं, मतलब कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझ सकता है। जैसे हमारी भाषा से अ, आ, ई होता है और इंग्लिश में जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में भी 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्मेट को समझता है। लेकिन कैसे? हम जो कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, उसे कंप्यूटर पहले अपने प्रोसेसर यानी CPU की मदद से बाइनरी भाषा में समझता है, फिर उस पर काम करके समझ के हमें हमारे डेटा को बाइनरी से हमारी भाषा में बदल के हमें आउटपुट के रूप में शो कर देता है।